नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। अगर आपका बचपन देहरादून, अलवर, देवलाली या कपूरथला जैसे शहरों में गुजरा है, तो आपको एक इंडिपेंडेंट हाउस में ही कंफर्ट महसूस होगा। आपको सवेरे बिना घास पर चले या पौधों में बिना पानी डाले सुकून नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट हाउस एक रो हाउस हो सकता है या एक डुप्लेक्स हाउस या विला भी हो सकता है जिसमें एक गाड़ी खड़ी करने की जगह अवेलेबल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउस को खरीदने के फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा। साथ में मैं यह भी बताऊंगा कि किसी प्रोजेक्ट में घर लेने से पहले किन किन बातों को चेक करना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी का कॉस्ट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्रॉपर्टी का लोकेशन, प्रॉपर्टी में जाने वाली अप्रोच रोड्स, प्रॉपर्टी में बिल्डर द्वारा प्रोवाइड करी गई एमिनिटीज और बिल्डर की रेपुटेशन। होल्ड ओनरशिप में आप जमीन और बिल्डिंग दोनों के मालिक होते हैं। आपके मालिकाना हक की कोई समय सीमा नहीं होती। आप ये इंडिपेंडेंट ओनरशिप होती है और आप जमीन का कोई टैक्स या किराया नहीं देते हैं। आप हालांकि टैक्सेस प्रॉपर्टी के ऊपर जरूर भरते हैं। लीज होल्ड में आप बिल्डिंग के तो मालिक होते हैं, लेकिन जमीन आपको केवल लीज पर दी जाती है, जो जनरली 99 ईयर्स के लिए होती है और इसका फ्री होल्ड जनरली गवर्नमेंट होती है। आप जमीन और के लिए एज वेल एज प्रॉपर्टी के लिए टैक्सेस भरते हैं। ये एक तरह से एक टेम्परेरी ओनरशिप है, एक रेस्ट्रिक्टेड ओनरशिप है। आप ये जरूर चेक करिए कि बिजली की सप्लाई गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है या बिल्डर ने अपने जनरेटर सेट लगाकर बिजली का प्रावधान किया हुआ है। दूसरा ये चेक करिए कि वाटर सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, या फिर बिल्डर ने टैंकर्स के जरिए टैंक्स भरकर वाटर सप्लाई की व्यवस्था करी हुई है। और तीसरा आप ये चेक करिए कि सीवेज लाइन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है या नहीं, या बिल्डर ने केवल सेप्टिक टैंक बनाकर इसका प्रोविजन किया हुआ है। यकीन करिए कि नजदीक में कोई मैरिज पैलेस ना हो, नहीं तो आए दिन रात दिन डीजे ही बजता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि प्रोजेक्ट जो टाउनशिप है वो एक अच्छी लोकेलिटी में होनी चाहिए। भले ही उसका प्राइस आपको आज ज्यादा लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आने वाले सालों में वो आपको कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देगी। ऐसी प्रॉपर्टीज जहां से शॉपिंग मॉल, बड़े अस्पताल और मेट्रो स्टेशंस 2 से 3 किलोमीटर पर हों और एयरपोर्ट तथा रेलवे स्टेशन 10 से 15 किलोमीटर के अंदर हों, तो वह आइडियल मानी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट हाउस या विला को लेने के क्या फायदे हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है कि इसकी छत और जमीन दोनों आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। आपके बच्चों के खेलने के लिए, आपके पेट्स को घुमाने के लिए या आपके कपड़ों को सुखाने के लिए आपके पास एडिक्वेट स्पेस होगी। और अगर आपका गार्डन वेल मेंटेन्ड है तो स्क्विरल्स और बर्ड्स की कंपनी भी आपको मिला करेगी। और दूसरा इसका एडवांटेज यह है कि छत पर आप सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं और बिजली सप्लाई करके भी आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप इसमें ऑल्टरेशन करा सकते हैं, कमरा तोड़ या जोड़ सकते हैं, एक एडिशनल कमरा विद अटैच बाथरूम छत पर बना सकते हैं, जो गेस्ट रूम या सर्वेंट रूम या रेंटल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अब अगर इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे प्रॉब्लमेटिक इसकी सिक्योरिटी होती है। इसमें कई दरवाजे होंगे और कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होगा। घर की मेंटेनेंस जैसे रूफ रिपेयर, फ्लोर रिपेयर, बाउंड्री वॉल रिपेयर, इलेक्ट्रिक केबल रिपेयर या वाटर सप्लाई लाइन रिपेयर आपको खुद करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा तो आपको किसी को वहां सुलाना पड़ेगा जो घर की सिक्योरिटी रख सके, आपके पौधों में पानी डाल सके या आपके पेट को खाना खिला सके। गार्बेज कलेक्शन और कंपाउंड की सफाई के लिए आपको खुद टाई अप करना पड़ेगा। एक खास डिसएडवांटेज होता है कि आपकी गाड़ी हमेशा ओपन में खड़ी रहेगी,
क्योंकि यहाँ कोई अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग या स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। ये अब जमीन खरीदने के फायदे नुकसान की बात करते हैं। खाली प्लॉट पर लैंड ग्रैबर्स की हमेशा नजर बनी रहती है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट होना तो एक आम बात है। आपको अपने प्लॉट में एक बाउंड्री वॉल डालनी पड़ेगी, एक गेट लगाना पड़ेगा और उसको हर एक 4-6 महीने में विजिट करते रहना होगा। उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज दिखाती रहनी पड़ेंगी। इंडिपेंडेंट जमीन खरीदना थोड़ा रिस्की इसलिए भी है कि पता नहीं चल पाता कि जमीन डिस्प्यूट में तो नहीं है, क्या उसकी कोई जॉइंट ओनरशिप है, क्या ये जमीन किसी और को भी पहले बेची जा चुकी है। अगर जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप उस पर घर नहीं बना सकते जब तक उसका लैंड यूज कन्वर्जन ना करा लिया हो। एग्रीकल्चरल से नॉन एग्रीकल्चरल या रेजिडेंशियल लैंड के लिए तहसीलदार या लेखपाल से लैंड का सर्वे करवाना, करेक्ट खतौनी या खसरा नंबर निकलवाना भी एक बड़ा सरदर्द वाला काम है। जमीन खरीदने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह काम आप अपनी जिंदगी की 2 स्टेजेस में कर सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन को 2 टाइम जोन में बांट सकते हैं। जब आपके पास केवल जमीन खरीदने लायक पैसे हों तो उसे लेकर रख लीजिए और 8-10 साल बाद जब आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई हो, तब दोबारा आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई हो, तब आप घर कंस्ट्रक्ट करवाइए। घर खुद कंस्ट्रक्ट कराने का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें 40 से 50% सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टाउनशिप में बिल्डर आपको 2 करोड़ का विला बेच रहा है और जिसमें 1 करोड़ की जमीन है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप 1 करोड़ की केवल जमीन लेकर, प्लॉट लेकर उस पर खुद अगर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो आपको 50 लाख में घर तैयार हो जाएगा। यानी कि वो प्रॉपर्टी आपको करीबन 1.5 करोड़ की बैठेगी, यानी कि 50 लाख का आपको फायदा होगा। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि प्लॉट खरीदकर आर्किटेक्ट से ब्लूप्रिंट बनवाकर, नक्शा पास कराकर, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर से घर कंस्ट्रक्ट कराने का मतलब है अपने बाल सफेद करना, पूरी शरीर की क्षमता उसमें झोंक देना और घर बनाने में तकरीबन आपको 1 साल का वक्त लग सकता है। ये बात दूसरी है कि अगर आप यंग हैं, आप सक्षम हैं, तो जरूर जमीन लेकर अपना घर कंस्ट्रक्ट कराइए। उसमें आपकी 40 से 50% बचत भी होगी। आइए अब लास्ट में हम उन बातों पर गौर करें जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, चाहे वो फ्लैट हो या इंडिपेंडेंट हाउस हो, हमें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। अपार्टमेंट यूनिट की कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के साथ कॉस्ट कंपेयर करें। रेरा रजिस्टर्ड होनी चाहिए प्रॉपर्टी, इसका यकीन करें। प्रॉपर्टी के चारों तरफ चौड़ी अप्रोच रोड्स होनी चाहिए। म्युनिसिपल सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई लाइन होनी चाहिए। अगर आपके प्रोजेक्ट की फंडिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कर रहे हैं तो ये एक सेफ बात है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स अक्सर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते रहते हैं और फेजेस के कंप्लीशन के बाद ही बिल्डर को अमाउंट रिलीज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बिल्डर की रेपुटेशन भी होती है। आप बिल्डर्स द्वारा बनाए गए पुराने प्रोजेक्ट्स को विजिट करें, उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, उसमें प्रोवाइड करी गई एमिनिटीज देखें और वहां के रेजिडेंट से इंटरैक्ट करें, तो आपको पता लग जाएगा कि बिल्डर केवल वादा करता है या ग्राउंड में उनको इंप्लीमेंट भी करता है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको विचार करने चाहिए। पहला है कि प्रॉपर्टी को जॉइंट ओनरशिप में रखिए। हालांकि वाइफ के नाम पर रजिस्ट्रेशन करने से तकरीबन 3% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी में भी आपको तकरीबन 1.5% का डिस्काउंट तो मिलता ही है। फायदा यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक पार्टनर गुजर जाता है तो एटलीस्ट दूसरे पार्टनर के नाम पर प्रॉपर्टी के लिए कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी और केवल डेथ सर्टिफिकेट लगाने से आपका काम चल जाएगा।
और दूसरा है इन केस ऑफ डिवोर्स, जो अनफॉर्चुनेटली किसी का ना हो, लेकिन ऐसा होने पर अगर प्रॉपर्टी एक पार्टनर के नाम पर है तो उसके पास चली जाएगी, और अगर जॉइंट प्रॉपर्टी ओनरशिप है तो एटलीस्ट डिवोर्स एग्रीमेंट में आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि दूसरा पार्टनर एटलीस्ट आधा पैसा आपको रिफंड करे। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का। अगर आपका 3 BHK फ्लैट है तो कम से कम 10 किलोवाट, और अगर 2 BHK फ्लैट है तो 8 किलोवाट का कनेक्शन जरूर लगवाइए, क्योंकि आजकल हर एक हाउस होल्ड में कम से कम 3 1.5 टन के एसीज, माइक्रोवेव ओवंस, डिश वॉशर्स, वॉशिंग मशीन्स, गीजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स, टीवी एटसेट्रा तो होते ही हैं, और 4 किलोवाट का कनेक्शन यह लोड नहीं ले पाएगा और आपके बिल में हमेशा ओवरलोड की पेनल्टी चार्जेस लगकर आएंगे या लाइन ऑटोमेटिक ट्रिप होती रहेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई लोग डर के मारे कि कहीं उनके मकान पर कब्जा ना हो जाए तो उसे वो खाली ही रखते हैं। मकान को खाली कभी ना रखें, भले ही अगर आज आपको उसमें रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंद मकान में एयर सर्कुलेशन और धूप नहीं आती है और उसकी दीवारों के प्लास्टर और वुडवर्क गलने लगते हैं, उसमें दीमक पड़ने लगती है। बेहतर है कि आप उसे किराए पर लगा दें। उससे एक तो आपके मकान की लाइफ बढ़ेगी और दूसरा एटलीस्ट होम लोन की EMI से आपका कुछ भार कम होगा और सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस का भी पैसा उसमें से निकल जाएगा।